हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी में कंटिन्यू लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी चर्चा हो रही है द्वितीय अफगान वंश या सूर वंश के बारे में हम चर्चा आपसे कर रहे थे। तो मैंने कल आपसे चर्चा किया हुआ था कि जो द्वितीय अफगान वंश या सूर वंश के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिसमें सूर वंश के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमने कई सारी आपसे पुस्तकों के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से उन सारी चीज़ों को रिवीजन कर लिया होगा। ओके, फिर इसके बाद में हमने शेरशाह सूरी की पर्सनली कुछ जैसे उसका जन्म, उसके पिता के बारे में जानकारी बहुत शॉर्टकट में दी हुई थी। तो आज हम उसकी प्रारंभिक जीवन के बारे में आप जानकारी करते हैं और आपसे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अब ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हमने आपको याद होगा मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो हम अभी करंट में चर्चा आपसे कर रहे हैं, ये द्वितीय अफगान वंश था और प्रथम अफगान वंश की स्थापना कब हुई है। आप लोगों से मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। तो प्रथम अफगान वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत में हमने आपको पढ़ाया है कि दिल्ली सल्तनत में जो लोदी वंश है उसको लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। ये बहलोल लोदी अफगान था, ठीक है। ये बहलोल लोदी कौन था? अफगान था। इसी ने प्रथम अफगान वंश की स्थापना की। इस लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और आप सभी जानते हैं कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और इससे क्या होता है, अफगानों से ट्रांसफर होती है किसमें? मुगलों के हाथ में। अब थोड़ा सा बीच में कुछ टाइम आता है जब मुगलों के हाथ से फिर सत्ता हस्तांतरण होती है किसके? अफगानों के हाथ में। तो जो लोदी वंश था वो प्रथम अफगान वंश था और ये जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना की, ये द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए हम शेरशाह सूरी के बारे में बात करते हैं। तो शेरशाह सूरी जो है हमने आपको कल बताया था, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? नरनौल में जो है हुआ था। और नरनौल में कहाँ पर हुआ था? तो 1472 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके अगर हम पिता की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम था हसन खां, जो कि सासाराम के जागीरदार हुआ करते थे। कहाँ के जागीर थे? सासाराम के जागीरदार हुआ करते थे। और ये जो सासाराम के जागीरदार थे, तो जो इब्राहिम लोदी था इसी की कृपा थी जो सासाराम के जागीरदार थे। ओके, फिर इसके बाद में हम इनके प्रारंभिक जीवन की अगर जानकारी दें आपको, तो इसके पिता जो हसन खां होते हैं, इनकी पिता की 4 पत्नियां होती हैं और चारों पत्नियों से कई सारे पुत्र होते हैं। तो शेरशाह सूरी को वो सम्मान नहीं मिल पाता है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है, वो प्यार नहीं मिल पाता है एक जो बच्चे को मिलना चाहिए। तो ये जो है अपने पिता से हमेशा अपेक्षित होता है और एटलीस्ट ये नाराज हो करके ये अपने घर को छोड़ करके, यानी अपने पिता का साथ छोड़ करके ये वहाँ से चला आता है और कहाँ पहुँचता है? जौनपुर में। जौनपुर जो है उस समय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इस शेरशाह सूरी वहाँ जौनपुर पहुँचता है और इसी जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि शिक्षा का केंद्र बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इस वजह से इसे सिराज ए हिंद के नाम से भी जानते थे। यहाँ पर इस जौनपुर में रह करके ये अपनी एजुकेशन पूरी करता है और वहाँ से कई सारी भाषाएं प्राप्त करता है, जानकारी होती है। जैसे इसको यहीं पर जौनपुर में ही रहकर अरबी भाषा की जानकारी होती है और गणित की भी जानकारी होती है, ठीक है। इसके बाद ये जो है इसकी प्रतिभा, ये बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होता है और इसकी प्रतिभा से जो इसके साथ के रहने वाले लोग होते हैं वो बहुत इम्प्रेस होते हैं और इसके पिता हसन से बात करते हैं कि आपका बेटा एक अद्वितीय प्रतिभा है, तो आप अपनी जागीरदारी में अगर इसको शामिल करेंगे तो हो सकता है ये जो है और बेहतर तरीके से काम कर सके। तो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जौनपुर से शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये अपने पिता की जागीर में वापस आ जाता है और कुछ दिनों तक
जो है काम करता है, भू राजस्व सुधार से संबंधित कार्य करता है। ठीक है, कुछ दिन तक अपने पिता के साथ कार्य तो करता है, लेकिन पुनः पिता और पुत्र में मतभेद हो जाता है। और जब पुनः पिता और पुत्र में मतभेद हो जाता है तो एक बार फिर से ये शेरशाह सूरी अपने पिता का घर छोड़ करके फिर से यहाँ से अपने घर से आ जाता है, यानी कि घर को छोड़ देता है। और उस समय एक बिहार के सूबेदार हुआ करते हैं, कौन? बहार खां लोहानी। कौन होते हैं? बहार खां लोहानी होते हैं। और इनके यहाँ जागीर में आ करके इनके साथ ही काम करने लगता है। ओके, इसी बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां की उपाधि क्यों दी थी? कुछ सूत्रों से पता चलता है कि इस समय इसके साथ में रहते हुए ये एक दिन बहार खां लोहानी शिकार के लिए जाते हैं और शिकार में करते समय एक शेर अटैक करता है बहार खां लोहानी पर। तो ये जो है एक ही बार में उस शेर की हत्या कर देता है। तो इस तरह से उसकी जान बच जाती है बहार खां लोहानी की, और बहार खां लोहानी खुश होकर के जो है इसको शेर खां की उपाधि देता है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां लोहानी, जो कि बिहार का यानी कि बिहार का जागीरदार हुआ करता था। हालांकि ये जो बहार खां लोहानी था ये भी इसी के अंडर में, यानी ये इब्राहिम लोदी था तो इसी का कृपा पात्र बना हुआ था। किंतु जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद ये अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। कौन? ये बहार खां लोहानी। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात बहार खां लोहानी खुद को एक स्वतंत्र सम्राट घोषित करता है बिहार का, और उपाधि कौन सी धारण करता है? सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण करता है। ठीक है, कौन किसकी उपाधि धारण करता है? सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण करता है। तो ये भी कृपा पात्र था इब्राहिम लोदी का, और इसका पिता हसन जो था वो भी इब्राहिम लोदी का कृपा पात्र था। लेकिन ये बहार खां लोहानी जो है अपने आप को हसन से ज़्यादा, यानी कि इसके पिता से ज़्यादा खुद को श्रेष्ठ समझता है। तो इस तरह से ये करता क्या है, इसी समय इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और पिता की मृत्यु के बाद में ये बहार खां लोहानी जो है सासाराम की जागीर को शेरशाह सूरी और इसके भाइयों के बीच में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, तो जब ये जब सासाराम की जागीर को इसके भाइयों के बीच में और शेरशाह के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो ये चीज़ शेरशाह को अच्छी नहीं लगती है, और ये जो है जो बहार खां लोहानी के साथ में रह रहा था इससे नाराज होकर के ये जो है बाबर की सेना में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। अब बाबर की सेना में शामिल हो जाता है तो बाबर ने जो है बहार खां लोहानी पर दबाव डालकर किसी भी तरह से इसको शेरशाह सूरी को सासाराम की जागीरदारी लौटाने में उसकी मदद करता है। किसकी? शेरशाह सूरी को। ओके, तो इस तरह से इसको अपने पिता की पूरी जागीर धीरे से मिल जाती है, और ये जो है बाबर के साथ मिलकर के काम करने लगता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाबर के किस युद्ध में शेरशाह सूरी इसके साथ था? तो जब मैं आपको हुमायूं के बारे में पढ़ा रही थी, बाबर के बारे में पढ़ा रही थी, तभी मैंने थोड़ी सी हिंट्स आपको दी थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि चंदेरी का युद्ध होता है। इस चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है चंदेरी का युद्ध जिताने में। ये जो है मेदिनी राय के विरुद्ध बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? शेरशाह सूरी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि बाबर के किस युद्ध में शेरशाह सूरी इसके साथ बाबर के साथ शामिल था, तो वो कौन सा युद्ध होगा? वो शेरशाह सूरी का चंदेरी का युद्ध होगा। ओके, इसके बाद में जब ये युद्ध जीत जाता है, लेकिन अंदर अंदर इसके एक टीस बनी रहती है, और ये अपने मन में ये सोचता है कि हम अफगानों की वजह से आज मुगल हमारे देश में जो है एक यानी कि मुगल शासन स्थापित कर रहे हैं, ये इसको बर्दाश्त नहीं होता है। और ये वैसे भी अद्वितीय प्रतिभा होता है, जिसकी अद्वितीय प्रतिभा को बाबर ने पहचाना था। वो कैसे पहचाना था, अभी हम थोड़ी देर में आपसे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एक आता है, एक कथन आता है
अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, वो क्या देखने को मिलता है कि अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया तो एक दिन मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन शेर शाह सूरी ने कहा है जब चंदेरी का युद्ध जीत जाता है मेदिनी राय के विरुद्ध, और जो है चंदेरी का युद्ध जीतने के बाद में जो है ये कथन कहता है कि अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया तो हम एक दिन ऐसा आएगा कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे। और ये चाहता है, ये नहीं चाहता है कि मुगल हिंदुस्तान पर अधिकार करके एक छत्र साम्राज्य स्थापित करें। और एटलीस्ट ये जो इसका कथन है, ये अपने कथन में जो है अपनी कथन को सिद्ध करता है। और एक दिन ऐसा आता है कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल करके पुनः ये द्वितीय अफगान यानी कि सूर्यवंश की स्थापना करता है। ओके, तो क्लियर हुई यहाँ तक ये सारी चीजें। अब इसके बाद में जब चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध जीत जाता है और अंदर ही अंदर इसकी ये ज्वाला भड़क रही होती है कि हमें मुगलों को बाहर निकालना है। तो इसने सोचा कि यहाँ से हट जाना, इनके मुगलों का साथ छोड़ देना ही हमारे लिए हितकर होगा। तो ये चंदेरी के युद्ध के पश्चात शेर शाह बिहार पुनः चला जाता है। बिहार कहाँ चला जाता है पुनः? वो जो पहला जागीरदार था, कौन था? बहार खां लोहानी था, उसके यहाँ पुनः चला जाता है लौट करके। हालांकि बहार खां लोहानी इसको पुनः अपने पास रख लेता है, अपने दरबार में रख लेता है और अपने पुत्र जमाल खां का क्या नियुक्त करता है? संरक्षक नियुक्त करता है। ओके, क्या नियुक्त करता है? जमाल खां का संरक्षक नियुक्त करता है। अब जमाल खां का संरक्षक नियुक्त करता है, ये जमाल खां का संरक्षक बनता है। इसके बाद में इसकी भाग्य ने इसको बहुत साथ दिया और ऊपर वाले की इसके साथ कृपा भी बनी हुई थी। इसी समय उसके अनुसार अगर हम उसके सौभाग्य को देखते हुए कहें तो इसी समय जो है मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मोहम्मद शाह यानी ये बहार खां लोहानी जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इस समय शेर शाह को बहुत अच्छा चांस मिलता है और इसके मन में ये विचार आता है कि क्यों ना हम अब इस चांस का, जो हमें चांस मिला है, दिया है ईश्वर ने, उसका हम पूरी तरीके से फायदा उठाएं। तो ये क्या करता है कि ये जो है जमाल खां के संरक्षण के साथ साथ अब ये जमाल खां अभी छोटा होता है, इतने बड़े साम्राज्य को संभालने वाला कोई नहीं होता है। तो ये जो है इसके संरक्षण के, जमाल खां के संरक्षण के साथ साथ उसके साम्राज्य का नेतृत्व का अवसर भी इसको प्राप्त होता है। किसको? इस शेर शाह सूरी को इसके पुत्र के यानी कि जमाल खां के संरक्षण के साथ साथ में इसके साम्राज्य के नेतृत्व का अवसर भी प्राप्त होता है। और उसके लिए वो क्या करता है, इस मोहम्मद शाह की विधवा होती है एक दूदू बेगम, और इस दूदू बेगम के साथ में यह अपना विवाह कर लेता है। क्या कर लेता है? ये विवाह कर लेता है। अब जब विवाह कर लेता है दूदू बेगम से, तो जब दूदू बेगम से विवाह कर लेता है तो इस तरह से दक्षिण बिहार का जो साम्राज्य होता है, इस दक्षिण बिहार का जो साम्राज्य होता है ये पूरा इसके अधिकार में आ जाता है। किसके? इस शेर शाह के अधिकार में आ जाता है। ओके, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस जो मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ। तो ये आप लोग स्टोरी मत समझिए, स्टोरी मैं वैसे तो बताने को आपको पॉइंट वाइज बता सकती हूँ, आपको सिर्फ फैक्ट बता सकती हूँ, ये हमें स्टोरी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक अगर आपने स्टोरी सुनी है और सारी चीज़ें क्या है, ये स्टोरी आपके माइंड में सेट हो जाएगी, और जब सेट हो जाएगी तो एक एक चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। तो आपके मन में आपको जब स्टोरी पता होती है तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरा मानना ये है कि आपको जो फैक्ट ना करके आपको जो थियरी है पूरी वो पता होनी चाहिए। तो आपके समक्ष चाहे जितना कठिन क्वेश्चन हो, आप उसको सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये जो मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, इसकी विधवा होती है दूदू बेगम, इससे ये विवाह कर लेता है और विवाह करने के बाद में दक्षिण बिहार का साम्राज्य इसको
मिल जाता है। ठीक है, ये पहली बात है। इसके बाद में ये पहले पर करता है किससे, मोहम्मद शाह की विधवा दूदू बेगम से। दूसरी विधवा एक और है, वो कौन है, तो चुनार करके एक किलेदार होते हैं, वो कौन होते हैं, ताज खां होते हैं। इनकी विधवा होती है लाड मलिका। कौन होती है, लाड मलिका। इस लाड मलिका से भी ताज खां की मृत्यु के बाद में इस लाड मलिका से भी ये विवाह कर लेता है और चुनार के किले का स्वामी बन जाता है। ठीक है, इस तरह से इसके पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य इसको प्राप्त हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विवाह करके एक बहुत बड़े साम्राज्य का सर्वे सर्वा बन चुका था अब शेरशाह सूरी। ओके, तो इस तरह से ये अब जब इतने बड़े साम्राज्य का सर्वे सर्वा बन चुका था, तो अब ये मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर करने के सपने देखने लगा था। ठीक है, तो इस तरह से था इसका प्रारंभिक जीवन। अब हम बात करेंगे कि इसके अभियान कौन कौन से थे। तो इसका अभियान था, एक सूरजगढ़ का युद्ध हुआ। सूरजगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो बंगाल के शासक मोहम्मद शाह और शेरशाह सूरी के मध्य सूरजगढ़ का युद्ध हुआ। इसमें जो है बंगाल का शासक मोहम्मद शाह पराजित होता है। ये बंगाल का शासक मोहम्मद शाह है, किंतु बिहार के जो सूबेदार हैं उनका मूल नाम क्या है, बहार खान लोहानी। उन्होंने उपाधि धारण की थी इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद में। ओके, तो ये शायद दोनों चीजें क्लियर कट रखना, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इसके बाद में तेलियागढ़ी का युद्ध होता है। ये कब होता है, ये 1537 ईस्वी में होता है। फिर इसके बाद में युद्ध होता है कौन सा, चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध कब होता है, तो ये 1539 ईस्वी में होता है और इस युद्ध में ये अपना राज्याभिषेक कराता है। हालांकि हमने चौसा के युद्ध के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा किया है जब हम आपसे हुमायूं के बारे में चर्चा कर रहे थे। ओके, तो इस तरह से चौसा के युद्ध में ये जो है अपना राज्याभिषेक कराता है, अपने नाम का खुतबा पढ़ाता है, अपने नाम के सिक्के चलाता है, इस तरह से कई सारी चीजें जारी करता है। इसके बाद में आता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ है, तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। इसके बारे में भी हमने आपको डिटेल से चर्चा किया है आपके साथ। आप लास्ट वीडियो में हुमायूं वाला जो लास्ट वीडियो है उसमें आप देखेंगे, आपको सारी चीजें जानकारी हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कुछ मतलब नहीं है। तो इससे जब कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, तो ये जो है कन्नौज के युद्ध में आगरा और दिल्ली पर अधिकार करके द्वितीय अफगान वंश की न्यूज डालता है। और इसी यानी कि कन्नौज के युद्ध के बाद में 10 जून 1540 ईस्वी में आगरा में शेरशाह सूरी अपना विधिवत राज्याभिषेक कराता है। ओके, तो ये थी क्या शेरशाह सूरी के बारे में प्रारंभिक जीवन, किस तरीके से कैसे कैसे संघर्ष करते हुए, कैसे धक्का खाते हुए उसने द्वितीय अफगान राजवंश की स्थापना की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। अब नेक्स्ट डे हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे कि शेरशाह सूरी के महत्वपूर्ण अभियान कौन कौन से थे युद्ध जीतने के बाद, राज्याभिषेक के बाद। ओके, ये तो सारे हुए हैं राज्याभिषेक के पहले, लेकिन राज्याभिषेक के बाद जो भी इसने अभियान किए, जिन जिन राज्यों को जीता, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, या फिर हम यूँ कहें कि शेरशाह सूरी का प्रारंभिक जीवन एज अ स्टोरी की तरह हमने आपसे डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आपके साथ हम आपके समक्ष नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। लेकिन जाने के पहले एक बार ये ज़रूर कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ साथ में अपना जो आपका जो रिवीजन वर्क है इसको भी करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।